हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स मैंटी में। वापस से आ चुके हैं हम और आज हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड और इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद बताएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कन्वर्जन हुआ था, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएंगे। तो चलिए मेरी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गेट रेडी। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के बीच में और इंडियन गैप के बीच में डिफरेंस है। पहला बेस पे हम डिफरेंस करते हैं। ये बात ध्यान रखें, हमेशा एग्जाम में बेसिस जरूर लिखें डिफरेंस करते समय। तो पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोनों चीज़ों लगाने से कैसा हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे उस इंफॉर्मेशन के, तो वो अलग अलग होंगे दोनों में। इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल में प्लेसेस ग्रेटर इंपॉर्टेंस ऑन रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी, कंप्लीटनेस पूरी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव मिलेगी, पूरी गोल को अचीव करते हुए एंड अंडरस्टैंडेबल होगी। और IFRS की होगी रिक्वायर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू बी अंडरस्टेबल, रिलेवेंट, रिलायबल एंड कंपेरेबल। भरोसेमंद होगी, कम और काम की होगी और कंपेरेबल होगी। इसमें कंप्लीटनेस का फीचर है नहीं, लेकिन पर तब भी क्योंकि IFRS एक पूरे वर्ल्ड के लिए है ना, तो यहाँ पे एक्यूरेट चीज़ें नहीं बताता है, वो थोड़ी मोटे मोटे तौर पे चीज़ें बताता है। बाकी सब थोड़ा बहुत तो दिमाग आप भी लगाओ से। अब रिपोर्टिंग एलिमेंट्स, किस किन चीज़ों को किन किन चीज़ों को इनमें लिया जाता है। जैसे कि इंडियन गैप में रिपोर्टिंग एलिमेंट्स वही हैं जो IFRS में। IFRS में क्या क्या इक्विटी है, इनकम है, लायबिलिटी है, असेट्स हैं, सब कुछ ये सभी चीज़ें हम लेते हैं मोटे मोटे तौर पे। तो यही चीज़ें लेते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते समय। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंटिंग ये होती है, अकाउंटिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो सब लेते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं हम दोनों में, इंडियन गैप में कैसे करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप हैव बीन ट्रांसफर्ड और ऑन अ परसेंटेज। पहले तो क्या होता है कि जब तक हमें फ़ायदा नहीं मिल, जैसे कि व्हेन ऑल सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, रिस्क लेता है भाई इंसान, बिजनेस खोला रिस्क तो ले रहा है। रिवॉर्ड्स ऑफ ओनरशिप मतलब प्रॉफिट, उनको ट्रांसफ़र नहीं कर दिया जाता। रेवेन्यू मतलब P&L में, या तो वैसे ले लो, या एक और तरीका ऑन अ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस, कितना काम हुआ उस पर कितना प्रॉफिट हुआ उसको ले लो। दो तरीके दिए हुए हैं। नो डिटेल गाइडलाइंस फॉर पर्टिकुलर इंडस्ट्री हैव बीन स्पेसिफाइड। इंडस्ट्री कई तरीके की होती हैं, फिल्म इंडस्ट्री होती है, प्रोडक्शन इंडस्ट्री होती है, शू वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इनने किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए, स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए नहीं बताया है, पर सब में एक जैसा हम तो मानेंगे अगर नहीं बताया तो। और इसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, इसका आधा जो है मतलब इसमें ये परसेंटेज बेसिस का काम नहीं है, इसमें सिर्फ ओनरशिप का रिवॉर्ड मिल रहा है तभी रिवॉर्ड हम कर लेंगे। तो आ जाते हैं फोर्थ प्रिंसिपल, फोर्थ डिफरेंस पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट और फेयर वैल्यूएशन। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब पुरानी कॉस्ट, या फेयर वैल्यूएशन क्या होगा। तो हिस्टोरिकल जो है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कन्वेंशन है, पहले से चली हुई आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। हाउ एवर इट परमिट्स रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी परमिट करता है, असेट, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बट डेप्रिसिएशन आपको बताया था, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ on frequency of revaluation, only certain derivatives are carried of fair value। इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में नहीं बताया है कि कितने टाइम बाद कैसे रिवैल्यूएशन करना है, वैसे तो हर साल होना चाहिए, एक बेसिक बात है। और कुछ छोटे मोटे डेरिवेटिव मतलब लिए गए हैं उसको फॉलो कराने के लिए कि क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी वैल्यूएशन की। फिर वैल्यू इज द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये सही बात है, वही हमने पढ़ लिया। और IFRS परमिट्स द रिवैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स भी आ जाते हैं इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IFRS also requires certain category of financial instrument and certain biological assets to be reported। biological asset में से ह्यूमन हो गए, और किसी का अगर पेट्स वेट्स का धंधा हुआ है, या साइंटिफिक मतलब कुछ भी हो सकता है, तो बायोलॉजिकल असेट्स भी इसमें वैल्यू की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ IFRS इन इंडिया, IFRS को कैसे इंडिया में अप्लाई किया गया वो देखते हैं। इंडिया के पास दो ऑप्शन है, या तो IFRS को सीधा सीधा उठा ले, या अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को धकेलते हुए IFRS की तरफ ले जाए, उसके जैसा कन्वर्जन कर ले। तो इंडिया ने क्या किया, अपना कन्वर्जन का ऑप्शन उठाया, और कन्वेंशन इज़ द
मच मोर देन अ टेक्निकल अकाउंटिंग इशू। ठीक है, द कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव बीन टाइटल्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी कन्वर्ट किए गए उनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम दिया गया। दे हैव बीन इशूड एंड नोटिफाइड। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शैल नॉट सीज टू बी एप्लीकेबल। इसने बोला है कि उसको रोका नहीं गया पूरा तरीके से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, लेकिन दे विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल ऑन एंटिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू माइग्रेट टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इनको दे विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल ऑन एंटिटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू माइग्रेट टू, सिर्फ उन पे अप्लाई किया गया जिनको ज़रूरत थी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर जाने के लिए, उन पर अप्लाई नहीं कराया गया। ज़रूरी नहीं कहा कि भाई IFRS की तरफ कन्वर्जन करो, लेकिन जिनको ज़रूरत नहीं थी वो मत करो। बट इफ़ द एंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू माइग्रेट टू इंडियन स्टैंडर्ड दे मे अडॉप्ट देम। अगर उनको माइग्रेट मतलब शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे, तो वो शायद से IFRS को अडॉप्ट कर लेते हैं। अब आ जाते हैं IFRS के बारे। अपने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने वो सब आपको पढ़ा चुका हूँ पहले की वीडियोस में, सब में पाँच करके मैंने पढ़ा चुका हूँ, सारे पार्ट्स बना चुका हूँ, इसलिए अब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो बस ये लिस्ट है कौन से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो यही लिस्ट है, ये आप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है, आसान है, देख लीजिए आप। क्या इसका नाम बोलता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। चलो फिर इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। इसी के साथ आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स भी ख़त्म हो चुका है। आज अब कल से हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि है एक प्रैक्टिकल चैप्टर, उसमें आपको भी मज़ा आएगा क्योंकि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा और अच्छी क्वालिटी में पढ़ाऊँगा। तो चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए समझिए, रटिए मत और खुश रहिए और दूसरों में खुशियाँ बांटें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।